नमस्कार। आज मैं निधि खेतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और CSR वेदांता के इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, वृद्धावस्था में पोषण। अभी तक हमने विभिन्न जीवन काल की अवस्थाओं का अध्ययन किया है, चाहे वो शैशवावस्था हो, चाहे वो किशोर अवस्था हो, बाल्यावस्था हो या वयस्क अवस्था हो। अब हम उस अवस्था का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है वृद्धावस्था। वह अवस्था जिस समय बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो आए इसका अध्ययन करें। वृद्धावस्था वह अवस्था होती है जब हम अपने सभी कार्यों से फ्री हो चुके होते हैं, जिम्मेदारियों से फ्री हो चुके होते हैं, चाहे वो सामाजिक ज़रूरतें हों या हमारी पारिवारिक ज़रूरतें हों। हम सभी से रिलैक्स फ्री हो चुके होते हैं। चाहे हमारी नौकरी पेशे वाली ज़रूरतें हों तो भी हम रिटायर हो जाते हैं। इसका मतलब वृद्धावस्था वह अवस्था है जब हम हर जिम्मेदारी से फ्री हो चुके हैं, और ये वह अवस्था है जब हम 60 साल के हो चुके होते हैं। कब हो चुके होते हैं? 60 साल के। तभी तो हम हमारी नौकरी से भी रिटायरमेंट ले चुके होते हैं, और 60 साल से ऊपर वाली अवस्था वृद्धावस्था ही कहलाती है। इस अवस्था में हमारे अंदर कोई भी वृद्धि नहीं हो रही होती है, बल्कि हर चीज़ में टूट फूट चल रही होती है, घटत हो रही होती है। हम जब प्रौढ़ अवस्था को पार कर चुके होते हैं, उसके बाद जो अवस्था आती है वो वृद्धावस्था होती है। और इस समय हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की घटती हुई गतिविधियों को देखते हुए उसके मेंटेनेंस या मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। परिणाम स्वरूप इस जीर्णशीर्ण अवस्था को हम जरा अवस्था भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह अवस्था है जब घटनात्मक प्रक्रिया बिल्कुल अपने तीव्रतम गति पर होती है। हमको जो भी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है वो हमारे को हमारी मरम्मत के लिए और सामान्य जिंदगी यापन करने के लिए चाहिए होती है। इस समय हमारे विभिन्न प्रकार के शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, जिनका वृद्ध व्यक्ति में पोषण और स्वास्थ्य को पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। शारीरिक गतिविधि सब जीर्णशीर्ण हो रहा है तो उसकी मरम्मत होती है। सामाजिक गतिविधि, समाज के हिसाब से हम बिल्कुल बेकार हो चुके होते हैं, फ्री हो चुके होते हैं, क्योंकि हम हमारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके होते हैं। मनोवैज्ञानिक गतिविधि, क्यों? क्योंकि हम हमारे नौकरी से रिटायरमेंट ले चुके होते हैं। हम अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। हमारे दोस्तों की टोली, हमारे बाहर सामाजिक टोलियां भी हमारे से पीछे छूट जाती है, तो हम हमारे मनोवैज्ञानिक तौर तरीकों से बहुत अकेलापन को महसूस करते हैं, और वो सब चीज़ें हमारे स्वास्थ्य पे एक नेगेटिव असर डालती है, जिसके अंतर्गत हम शारीरिक परिवर्तन पड़ते हैं। शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत हमारे शारीरिक वजन में कमी आती है, मांसपेशियां टूट रही होती है, मांसपेशियों की क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। जिस कार्य करने की स्पीड से हम पहले कार्य करते हैं, उस कार्य करने की स्पीड अभी हमारी बहुत कम हो जाती है। इसके चक्कर चलते हमको बहुत खिन्नता आती है। अगर हम सामान्यतः सा एक उदाहरण दूँ वॉक करने का या पैदल चलने का, अगर हम पहले 1 किलोमीटर 5 या 10 मिनट में कवर कर लेते थे, वृद्धावस्था आने के बाद वो 1 किलोमीटर हमें 20 या 25 मिनट लगते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां घर करने लग जाती है। शारीरिक शीतलता और ऊतकों के उपापचय में कमी होने के कारण हमारे परिणाम स्वरूप जो हम पोषक तत्व खाते हैं वो भी पूरे अवशोषण नहीं हो पाते, हमारे शरीर को नहीं मिल पाते। इसके कारण हमारे विविध हार्मोनों का भी स्त्रवण गड़बड़ा जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण जो नॉर्मल रूटीनल लाइफ अभी तक चल रही थी वो थोड़ी सी धीमी गति पर हो जाती है। परिणाम स्वरूप हड्डियां कमज़ोर और भुरभुरी हो जाती है, वह टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे अस्थियों में भी जो पहले रिजर्व थे वो अब नहीं होते, क्योंकि इतना अच्छा अवशोषण नहीं होता, क्योंकि उपापचय की क्रियात्मकशीलता कम होने लग जाती है। अब वृद्ध अवस्था में सामान्यतः अस्थि विकृतता रोग दिखने को मिलता है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, अगर ये जो हड्डी है इसमें से ये कैल्शियम का जो डिपॉजिशन है वो कम होके ऐसे धीरे धीरे वो होने, जैसे ये है तो ये धीरे धीरे ऐसे होने
लग जाता है। तो ये जो पोर्शन है जो खाली हुआ है इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं या खालीपन कहते हैं, जिससे हड्डियां पोली हो जाती है और हल्के से गिरते ही उस हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसका रिपेयर बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय कैल्शियम का अवशोषण और डिपोजिशन बहुत कम होता है, उनका उपापचय बहुत कम हो जाता है। इसलिए ये वह काल है जब आपकी अस्थियां ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित होने लग जाती है, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जिनके कारण दांत गिर जाते हैं। कई लोग नया डेंचर या नए दांत बनवा लेते हैं तो चबा पाते हैं, नहीं तो जब दांत गिर जाते हैं तो उनको चबाने में मुश्किल होने लगती है। वृद्धावस्था में कोलेजन नामक संयोजक तंतुओं को सख्त कर देता है। जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फट से उठे और फट से चल के खड़े हो गए, वो बुढ़ापे में या वृद्धावस्था में नहीं होता। अगर हम नीचे बैठे हैं तो हमको नीचे से उठ के खड़े होने में ही 5 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि जो हमारे तंतु हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, क्योंकि कोलेजन नामक तंतु उन मांसपेशियों को कड़क करने लग जाता है। त्वचा का लचीलापन चला जाता है, हर जगह से चमड़ी लटकने लग जाती है। मांसपेशियों का क्षय होने के कारण त्वचा झुर्रीदार हो जाती है, लटक जाती है। नाखून कठोर और ब्रिटल हो जाते हैं कि जरा सा भी अड़ते ही टूटने लग जाते हैं। नाड़ी संस्थान भी कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण स्वाद में भी कमी आने लग जाती है। जो हमें पहले तीखा मीठा पसंद आता है उसका स्वाद पता नहीं चलता और हमें हर खाना फीका लगता है। इस उम्र ऐसी है कि जितना भी स्वादिष्ट बना दे खाना फीका है, ज़्यादा तीखा दे नहीं सकते क्योंकि उपापचय की गति कम है और हमें फीका खाना पसंद नहीं आता। क्योंकि पाचन क्रिया कमज़ोर हो गया तो हमें सुपाच्य खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी गतिविधियों को अंतर्गत बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्षीण होती चली जाती है। इस कारण हम जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। अगर ठंडी का मौसम है या बारिश का मौसम है तो फट से मौसम बदलते ही हमें जुकाम से ग्रसित हो जाते हैं या बुखार से ग्रसित हो जाते हैं। शारीरिक क्रियाशीलता में कमी और हार्मोनल असंतुलन के कारण वृद्धावस्था में मधुमेह की संभावनाएं भी बढ़ जाती है या बीपी की संभावनाएं बढ़ जाती है या एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी हम वसा खाते हैं उसका पूर्ण रूप से उपापचय ना होते हुए हमारी जो वाहिनियां हैं दिल की, जो ऐसे वाहिनी होती है दिल की, उसमें इस तरह से वसा का जमाव होने लग जाता है और धीरे धीरे खून का बहाव रुकने लग जाता है। इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत अब हम समाज से जितनी भी हमें जिम्मेदारियां मिली होती है, बच्चों की शादी करना, बच्चों को करियर सेट करना, ये इन सब से परिपूर्ण फ्री हो चुके होते हैं। तो हमको समाज से लगता है कि हमको समाज ने अकेला छोड़ दिया है, हमको हमारे दोस्तों की टोलियां नहीं जा पाते, उनके संग उतने हंसी टिटोले नहीं कर पाते। इस कारण सामाजिक क्षेत्र पर घर परिवार व पास पड़ोस तक ही सीमित रह जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे जगह से दूसरी जगह आवागमन नहीं कर पाते, हम एक ही जगह रह के ठहर जाते हैं, जो कि हमारे को सामाजिक अकेलापन देता रहता है। इसके अंतर्गत आता है मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जो हमारा शरीर है वो पूर्ण दिमाग से चलता है। अगर हम खुश हैं तो अच्छे से खाना खाएंगे और अगर हम दुखी हैं तो हमें खाने में रुचि नहीं आएगी, चाहे हम कितना भी अच्छा भोजन कर लें। और इस समय जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो अपने आप को पूर्ण रूप से अकेला, बिल्कुल निरस महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वो अपना जो सामाजिक सर्कल है वो सिर्फ उसका परिवार या आसपास के लोग रह जाते हैं। जिस तरह से वो पहले बाहर आया जाया करता था वो नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि शरीर उसका साथ नहीं दे पाता है। वो शारीरिक कष्टों के बढ़ते, आर्थिक तंगी के चलते, क्योंकि रिटायरमेंट हो चुका है, अकेलेपन के कारण वृद्धावस्था में मानसिक परेशानियां गहन करने लग जाती है। वो अपनी बातें किससे शेयर करे? जो इंसान पहले अपने परिवार वालों से शेयर नहीं करता था, बाहर जाके दोस्तों से मिलता था, अब आप उसको बिल्कुल रोक दोगे तो वो घर वालों से कैसे बात कर पाएगा? और घर वाले विभिन्न जीवन काल के पड़ावों पे हैं, वो अपनी अपनी गतिविधियों में बिजी हैं, तो किसी के पास भी इतना परिपूर्ण टाइम नहीं होता कि वृद्ध व्यक्ति के पास बैठ के उनकी बातें सुन सके या समझ सके। इसे कहते हैं जनरेशन गैप। दोस्तों, जब आप बड़े हो गए तब तक हम बुढ़े हो जाएंगे और
जब हम जवान थे तब हमारे माता पिता बुढ़े हो गए, तो ये जनरेशन गैप चलता रहेगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। अधिकांश वृद्ध चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, परिवार समाज के से स्वयं को तिरस्कृत महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं मैं बेकार हो गया, किसी भी काम का नहीं रहा। जीवन के प्रति निराशावादी विचारधारा के चलते अधिकतर वृद्ध मनोवैज्ञानिक रूप से मानसिक अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हर चीज़ में वो नेगेटिव थॉट रखने लग जाते हैं, चाहे घर परिवार वाले कितना भी उनको पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। फिर आता है जीवन की निरस्ता और चिंताओं को कम करने के लिए तथा सामान्य शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हल्के शारीरिक श्रम या व्यायाम को निरंतर करते रहना चाहिए। हमें अपने आसपास की नई टोलियां बना लेनी चाहिए, दोस्तों का सर्कल बना लेना चाहिए, या इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में लीन हो जाना चाहिए जिसमें हम हमारी इम्पोर्टेंस दिखा सकें और हम हमारे को बिजी रख सकें, जैसे कि हम मनोवैज्ञानिक स्तर पे अवसाद के अंतर्गत ग्रसित ना हो और स्वस्थ जीवन जी सके। प्रतिकूल प्रभाव हो उनके पोषण स्तर एवं स्वास्थ्य पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप उनकी जीवन क्षमताएं भी कम होती चली जाती है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम वृद्ध अवस्था में भी अपने आप को एक्टिव रख के आसपास के लोगों से मिलना जुलना बनाए रखें और अपने आप को घर के अंदर बंद ना रखें। आए अब इसके अंतर्गत देखिए पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी होती है जो वृद्धावस्था के सामने चैलेंज बनकर आती है, और उसको आहार आयोजक और वृद्ध दोनों को समायोजन से सुलझाना चाहिए। आए इसके अंतर्गत देखते हैं। शरीर के बाह्य अंगों में परिवर्तन के साथ साथ आंतरिक अंगों में भी परिवर्तन आता है, जिसमें होता है पाचन शक्ति दुर्बल हो जाती है, कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है, फिर अंत स्त्रवी ग्रंथियों में कमी आने के कारण उपापचय में कमी आ जाती है, स्वाद में कमी आ जाती है, आपकी इंद्रियां पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाती, आप के मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। इसलिए जो खाना पहले 2 या 3 घंटे में पच जाता था अब 6-6 घंटे में नहीं पच पाता, आपके दांत गिर जाते हैं। इसलिए जो पहले आसानी से चबा पाते थे वो अब आप नहीं चबा पाते और कड़क चीज़ नहीं खा पाते, आपको सुपाच्य और सादा खाना खाना पड़ता है, जो कि फिर आपको मनोवैज्ञानिक स्तर पर काफ़ी नेगेटिव असर करता है। फिर आता है आहार नाल में स्त्रवित होने वाले पाचक रसों, अमाशय, अग्न्याशय, आंत्र और पित्त रस में कमी होने के कारण आपका पाचन तंत्र पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाता, जिसके चलते अगर आपने ये आपकी आहार नाल है और ये आपका पेट है जिसके आगे आपकी आंतें जाती है और ये पूर्ण रूप से काम नहीं करता, तो यहाँ से बार बार खाना ऊपर जाता है, जिसके कारण उलसाट या खट्टी खट्टी डकारों का कारण बन जाता है और एक बहुत ज़्यादा गंदा स्वाद रहता है, जिसके अंतर्गत वो कहते हैं कि मुझे अब खाना नहीं खाना, उनकी खाने की तरफ रुचि कम होने लग जाती है। और अगर ढंग से खाना नहीं खाते, मुलायम चाहिए तो वो रेशे नहीं खा पाते, और इसके अंतर्गत ये जो आगे नाले हैं उसमें पूर्ण रूप से कार्य नहीं हो पाता, और रेशे का अगर समावेश नहीं होता तो उनको कब्ज से ग्रसित होना पड़ता है। और कब्ज एक सामान्य वृद्धावस्था की बीमारी है, क्योंकि आपका शारीरिक श्रम भी कम हो गया है, आपके आंतरिक क्रियाकलाप भी क्षीण होते जा रहे हैं, तो बाह्य और आंतरिक दोनों मिला के बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आइए आके देखते हैं पौष्टिक आवश्यकताएं कि वृद्ध अवस्था के अंतर्गत हमें कौन कौन सी पौष्टिक आवश्यकताओं का ध्यान देना चाहिए और उनको अपने आहार आयोजन में समायोजन करते हुए आहार आयोजन करना चाहिए, जैसे हम वृद्ध अवस्था में भी स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन जी के एक अपने समाज के लिए मिसाल कायम कर सके। तो आओ दोस्तों इसको देखते हैं। पहला है कैलोरी। कैलोरी के उपापचय की दर काफ़ी कम हो जाती है, हम में शारीरिक श्रम करने की क्षमता भी काफ़ी कम हो जाती है। इसके अंतर्गत हमको सिर्फ कैलोरी नॉर्मल अपने शारीरिक कार्यों के लिए चाहिए होती है, तो कैलोरी की ज़रूरत भी काफ़ी कम हो जाती है। वृद्ध अवस्था में साधन परिश्रम करने वाले समान वयस्क पुरुष की कैलोरी सामान्यतः जो हमने वयस्क आदमी की कैलकुलेशन करी थी उससे प्रति 25% कम हो जाती है, क्योंकि हमारा शारीरिक श्रम भी काफ़ी अत्यधिक
कम हो जाता है। तो हमने जो पहले वाले चैप्टर में बीएमआर पढ़ा था, वो बीएमआर भी काफ़ी कम हो जाता है। तो इसके अंतर्गत हमारे काफ़ी चीज़ें कम हो जाती हैं। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन के अंतर्गत अभी तक हमें विभिन्न प्रकार की वृद्धियों को लेते हुए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लेकिन ये वह अवस्था है जिसको जरावस्था भी कहा जाता है और जिसमें बहुत सारे जीर्ण शीर्ण अवस्था कहलाती है, जिसमें सिर्फ टूट फूट हो रही होती है। तो हमारी जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो सिर्फ टूट फूट की मरम्मत की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत चलते हुए हमें विभिन्न तंतुओं की मरम्मत करनी पड़ती है और भूख कम लगती है और प्रोटीन को पचाने के लिए ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है, इसलिए भी प्रोटीन की आवश्यकता कम होती जाती है। और प्रोटीन की आवश्यकता 1 से 1.4 ग्राम प्रति किलोग्राम की हो जाती है, क्योंकि मेन कार्य इसका जीर्ण शीर्ण मरम्मत का ही होता है, किसी भी प्रकार की वृद्धि या विकास का कार्य नहीं होता है। और इस समय जितना हो सके उच्च कोटि का प्रोटीन ही भोजन में सम्मिलित करें, क्योंकि वृद्धावस्था में हमारे खाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, हम बहुत थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो जितना भी खाएं वो उच्च गुणवत्ता वाला खाएं, जैसे हमें पाचन करने में ज़्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। आगे देखते हैं वसा। वसा ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। वृद्धावस्था में कम वसा युक्त आहार खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वसा से एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी हो सकती है या हृदय रोग की बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये वसा हमारे वाहिनियों में जमने शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रतिदिन 30 ग्राम से अधिक वसा ना लें। तेलों में आवश्यक वसे अम्ल की मात्रा अधिक होती है, अतः आहार में घी के स्थान पे तेल का प्रयोग ज़्यादा करें और थोड़ा सा व्यायाम प्रतिदिन ज़रूर करें। फिर आता है आपका खनिज लवण। इस समय हम पूर्ण रूप से फल या सब्जी का सेवन नहीं कर पाते, जो कि हमारे खनिज लवण से परिपूर्ण होता है और हमको खनिज लवण की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को अवशोषण करने के लिए विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। तो इस कमी को परिपूर्ण करने के लिए वृद्धावस्था में हमें चाहिए कि प्रतिदिन एक मल्टीविटामिन की या मल्टी मिनरल की एक गोली का सेवन ज़रूर करें, जैसे हमें इनकी कमी से ग्रसित ना होना पड़े। और इस समय लोह तत्व युक्त पदार्थ भी सम्मिलित करने चाहिए, कैल्शियम युक्त पदार्थ सम्मिलित करने चाहिए, जैसे हम ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित ना हो। फिर आता है आपका विटामिन। विटामिन में आपकी विभिन्न बीमारियां हैं, आपकी आंखें कमज़ोर हो जाती है, इसको बचाने के लिए विटामिन ए ज़्यादा लें। आपकी ऊर्जा का उपापचय करना है, इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अवशोषण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन सब कमियों को दूर करने के लिए हम प्रॉपर खा तो पाते नहीं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? एक मल्टीविटामिन और मिनरल की गोली प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसको तो खाया और आपको सभी प्रकार की विटामिन और मिनरल्स का सेवन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को जो एक प्रिस्क्राइब्ड कैलकुलेटेड रिक्वायरमेंट है वो तो हमें लेनी ही होगी। तो इसका ध्यान देते हुए इसके अंतर्गत हम एक गोली का सेवन करते रहते हैं। और अगर आप नेचुरल प्राकृतिक तरीके से खा सकते हैं तो इसका मुकाबला तो है ही नहीं। उसके बाद आता है जल। जैसा कि मैंने हर आहार आयोजन के अंतर्गत बताया था, जल हमें कोई पोषक तत्व नहीं देता, लेकिन जल जीवन रेखा के समान माना गया है। क्यों? क्योंकि अगर जल नहीं है तो निर्जलीकरण हो जाएगा। हमारे शरीर पूरा 60 से 65% जल से बना हुआ है और इस समय हमें चाहिए वृद्धावस्था में कि 1.5 से 2 लीटर जल हम सेवन करें, क्योंकि हम ज़्यादा चल फिर तो रहे नहीं है, पसीना निकाल नहीं रहे, श्रम कर नहीं रहे, तो ज़्यादा हमारा जल का वेस्ट नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत हम 1.5 से 2 लीटर अगर जल का सेवन करेंगे, जिसके रूप में सभी तरल पदार्थ आ जाते हैं, तो हम नॉर्मल ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं। फिर आपका आता है रेशा। रेशा फिर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्पेशली वृद्धों में। क्यों? क्योंकि वृद्ध जो लोग होते हैं उनकी मांसपेशियों में शिथिलता आ जाती है, वो सामान्यतः कब्ज से ग्रसित हो जाते हैं। तो कब्ज का तोड़ क्या होता है? कब्ज का तोड़ होता है रेशा। जब तक हमने रेशा नहीं खाएंगे कब्ज का तोड़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेशा ही एक ऐसा आधार है जो हमारे पाचन क्रिया को एक आधारभूत देके और कब्ज को दूर कर देगा और पाचन क्रिया को
हष्ट-पुष्ट और इफेक्टिव रखेगा। बड़ी आंतों की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, उनमें शीतलता उत्पन्न हो जाती है, इसलिए कब्ज़ हो जाता है। कब्ज़ की स्थिति में सुधार लाने के लिए आहार में पर्याप्त मात्रा में रेशा का होना अत्यधिक आवश्यक होता है, अन्यथा आप कब्ज़ से ग्रसित हो जाएंगे और कब्ज़ होते ही विभिन्न अन्य बीमारियां आपको घर करने लग जाएगी। आए अब देखते हैं वृद्ध अवस्था में आहार व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है। वृद्ध अवस्था के लिए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का जो सम्मिलित करना चाहिए उसकी एक तालिका बनाई गई है। आए उसका अध्ययन करें और अध्ययन करते करते आशा करती हूँ कि इसको अपनी नोटबुक्स में भी आप कॉपी कर लें, जैसे बाद में इसको याद करके लिख सके और नोट कर सके। पदार्थों के चयन के लिए अनाज हमारा पुरुषों के लिए चाहिए 285 ग्राम्स 210 ग्राम, जिसकी संदर्भ इकाई 30, दाल की भी 30, बाकी की 100 है। शर्करा और वसा की 5 है। 75, 60, 300, 200, 100, इसकी अन्य सब्जी की इनकी 100, 220, 25 और 20। इसका मतलब हमें वो अनाज काम में लेने चाहिए जो सुपाच्य हों, आराम से चप सके, जिनमें रेशा भी उपलब्ध हो। हमें इस समय रिफाइंड फूड का उपयोग कम से कम करना चाहिए, जैसे हो गया मैदा या मैदा से बने पदार्थ, जो कि हमें कब्ज का एक और कारण बन जाते हैं। आइए, वृद्धावस्था में आहार आयोजन करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों व कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसके अंतर्गत हम आहार आयोजन करेंगे। अगर इनका ध्यान नहीं देंगे तो हम आहार आयोजन पूर्ण रूप से हम सफल नहीं बना पाएंगे। आइए इसको देखते हैं। हमारे पास पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप कम ऊर्जा, उच्च प्रोटीन युक्त, विटामिन एवं खनिज लवण युक्त परिपूर्ण संतुलित आहार का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि इन सब की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं और अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है हमारे को स्वस्थ रखने के लिए। तो दोस्तों, हर एक पोषक तत्व अपनी जगह महत्वपूर्ण है और अपना कार्य परिपूर्ण तरीके से करता है, तो किसी को भी कम ना माने और सबको सम्मिलित करते हुए आहार आयोजन करते रहे। आए आगे देखें। वृद्ध व्यक्ति एक बार में भरपेट खाना नहीं खा पाता, इसलिए इसे छोटे छोटे पोर्शंस में खाना दिया जाए, लेकिन एक से दूसरे भोजन में 2 से 3 घंटे का अंतराल दें, जैसे वो भोजन को अच्छे से पचा पाएं। और बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ना दें। रात के समय बहुत हल्का खाना दें, जैसे उनको सुपाच्य हो सके। भोजन नरम, मुलायम, कम मिर्ची, सादा होना चाहिए, जैसे अगर उनके दांत ना हो तो उसको आराम से चबा के पचा सके, या फिर आपने डेंचर्स लगवा रखे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से गन्ना भी खाइए ना, क्या परेशानी है। भोजन में घी, तेल, चिकनाई कम रखें, जैसे गरिष्ठ ना हो और पाचन क्रिया आराम से हो सके, क्योंकि जितना गरिष्ठ होगा उतनी पाचन क्रिया में देर लगेगी, उसको पचने में समय लंबा लगेगा। भोजन में तरल, अर्ध तरल भोज्य पदार्थ जैसे दूध, छाछ, सूप, शिकंजी, दाल इत्यादि का सेवन अधिक रखें, जैसे वो जो भी भोजन खा रहे हैं उसको उसमें भिगो के, चूर के आराम से नरम तरीके से चबा के खा सके। कब्ज से बचाव हेतु परिणाम स्वरूप उसमें पर्याप्त मात्रा में रेशे का समावेश होना अत्यधिक आवश्यक है, अन्यथा वो कब्ज से ग्रसित हो जाएंगे और कब्ज विभिन्न अन्य बीमारियों का प्रथम चरण माना जाता है। अस्थि विकृता और रक्ताल्पता से बचने हेतु हमारे भोज्य पदार्थ में परिपूर्ण क्वांटिटी में हमारे कैल्शियम और लोह तत्व होना अत्यधिक आवश्यक होता है। इसके आगे देखें। पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन किया जाना चाहिए, अन्यथा निर्जलीकरण से ग्रसित हो जाएंगे। तो निर्जलीकरण बचाने के लिए हमारे रोज के भोजन में पर्याप्त मात्रा में जल या तरल पदार्थ का सेवन होना अत्यधिक आवश्यक है। रात्रि का भोजन सोने से कम 2 से 4 घंटे पहले कर ले, जैसे खाना खाते ही सोए ना, थोड़ा सा चलने फिरने का काम हो सके और पाचन क्रिया परिपूर्ण तरीके से अपनी जगह ले सके। भोजन रुचिकर, विविधता युक्त, प्रसन्नचित वातावरण उनकी मनोवृत्ति के अनुकूल होना चाहिए, जिससे वह प्रसन्नता पूर्वक रुचि के अनुसार भोजन ग्रहण कर सके। तो दोस्तों, इस
अध्याय के अंतर्गत आशा करती हूँ कि आपको वृद्धावस्था की स्थिति समझ में आई होगी, जिसके अंतर्गत हमने वृद्धावस्था के दौरान होने वाले विभिन्न गतिविधियों को जाना, चाहे वो शारीरिक गतिविधि हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक गतिविधि हो, और ये सभी गतिविधियाँ हमारे पौष्टिक आवश्यकताओं को कैसे असर डालती है और कौन कौन से पोषक तत्वों को इस समय किस किस प्रकार आवश्यकता होती है, इसका हमने अध्ययन किया है। आशा करती हूँ नोटबुक में भी नोट किया होगा। और दोस्तों, मैं आपका एक ध्यान एकत्रित करना चाहूँगी इस बात पे कि इस पाठ के अंतर्गत एक हमारे पास टर्म आया था ऑस्टियोपोरोसिस, जिसका 1 मार्क का सवाल आपके एग्जाम्स में आ जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस हमारे वृद्धावस्था की बीमारी है जो कि कैल्शियम की कमी के कारण होता है, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ अस्थियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती है और जल्दी ही क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसको आप नोट कर लें और आशा करती हूँ अध्ययन करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, और इसके दूसरे भाग में मैं आपके सामने इसके प्रश्नोत्तर लेके हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।